नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुदित पांडे, सहायकाचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वागत है आप सभी का इस पाठ्यक्रम में जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण एवं संस्कृत शिक्षण शास्त्र। हम अभी तक पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 1 सूक्ष्म शिक्षण एवं संस्कृत भाषा, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म शिक्षण इतिहास एवं विकास पर, जो कि व्याख्यान 4 है। तो आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज हम दो विषयों पर मुख्यतः चर्चा करेंगे, सूक्ष्म शिक्षण का आरंभ और भारत में सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का आरंभ इससे तात्पर्य यह है कि वैश्विक स्तर पर ये आरंभ कहाँ से हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, और भारत में सूक्ष्म शिक्षण आरंभ कब हुआ और उसका विकास कैसे हुआ और वो परिष्कृत कैसे हुआ। सूक्ष्म शिक्षण का जो आरंभ है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण जब 1961 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि जब वहाँ एक कीथ एचिसन नाम के एक रिसर्चर थे, एक शोधकर्ता थे, जो कि उस समय वहाँ पर शोध कर रहे थे रॉबर्ट एन बुश और AWD एलन के निर्देशन में। वो इनके गाइड थे और उस शोध कार्य के दौरान वो कुछ शिक्षण कौशलों पर आधारित कार्य कर रहे थे और उसमें जो कुछ ऐसी नवाचार करने का प्रयास कर रहे थे। कीथ एचिसन ने जर्मनी के एक अखबार में पोर्टेबल वीडियो टेप रिकॉर्डर के बारे में पढ़ा और उस वीडियो टेप रिकॉर्डर के बारे में जब पढ़ा उन्होंने, तो उनको सूक्ष्म शिक्षण के लिए, यानी कि शिक्षक शिक्षा के लिए एक जो उनके शोध कार्य में भी कार्य कर सकता था, वो आइडिया मिला, वो विचार मिला और उसको उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण के प्रयोग में महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में बाद में प्रयोग किया। और उस सूक्ष्म शिक्षण का जो आरंभ है, जो अगले स्तर पर जब गया, तो उसमें इस तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग जो है शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग के रूप में किया गया। और इसमें मुख्यतः किया क्या जा रहा था, 5-5 छात्रों के जो है छोटे समूहों में उनको विभाजित कर दिया जाता था और उस जो पाठ्य वस्तु को पढ़ाने का जो टाइम है उसको भी कम कर दिया जाता था, यानी कि प्रशिक्षण सत्र जो है वो 10-10 मिनट का होता था और उस दौरान ही किसी विशेष कौशल पर ध्यान दिया जाता था कि विशिष्ट शिक्षण कौशल को चयनित करके एक विषय वस्तु के साथ उस पर ध्यान केंद्रित होता था और उस शिक्षण कौशल में सुधार किए जाते थे। प्रत्येक सत्र की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको रिकॉर्ड किया जाता था और बाद में उसे छात्राध्यापकों को सुनने के लिए दिया जाता था। तो उससे क्या हुआ, उससे अपने मूल्यांकन का जो गुण है या जो दोष हैं, उनके जो मूल्यांकन है वो स्वयं कर सकते थे, अपने उस शिक्षण कौशल में स्वयं सुधार कर सकते थे। अपने उस शिक्षण कौशल में सुधार करने के लिए यह जो रिकॉर्डिंग है वो उनके लिए बहुत लाभदायक होती थी, जिससे वो अपने गुणों और दोषों का आत्म मूल्यांकन करने का अवसर उनको मिलता था और अपने और अत्यधिक परिष्कृत शिक्षण कौशलों की ओर वो बढ़ते थे। तो सूक्ष्म शिक्षण का ये एक प्रयोग जो है, प्रारंभिक प्रयोग जो है, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि छोटे-छोटे समूहों में विभाजित करना और उनको जो है 10-10 मिनट का प्रशिक्षण सत्र प्रदान किया गया और उस पर भी विशिष्ट शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो जो वर्तमान माइक्रो टीचिंग का स्वरूप है, सूक्ष्म शिक्षण का जो स्वरूप है, वो भी वैसा ही है लगभग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी अवधि का, छात्रों की संख्या का और न्यूनीकरण कर दिया जाता है, कालांश इत्यादि का भी। तो वो एक जो प्रारंभिक संरचना है वो पहले जैसी ही है, वर्तमान में उसके परिष्कृत रूप हम देख पाते हैं। इस श्रेणी में इस आगे स्तर पर प्रोफेसर रॉबर्ट एन बुश और प्रोफेसर AWD एलन ने जो शिक्षार्थी थे, यानी कि जो छात्राध्यापक थे, उनको जो है सूक्ष्म शिक्षण या ये अध्यापन अभ्यास कार्यक्रम जो है उसको उसकी रूपरेखा तैयार की। अध्यापन अभ्यास कार्यक्रम क्यों? क्योंकि जब अध्यापन करने से पहले का अभ्यास है ये, जो वास्तविक शिक्षण करने के लिए छात्राध्यापक जाएंगे उससे पूर्व का ये अभ्यास है, इसलिए ये
इसकी जो है इसको अध्यापन अभ्यास कार्यक्रम भी कह सकते हैं। तो उसकी एक इन्होंने रूपरेखा तैयार की, फ्रेमवर्क तैयार किया, जिसको नाम दिया नमूना अध्यापन, प्रदर्शन अध्यापन या अंग्रेजी में डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग, इसको इस नाम से उन्होंने बुलाया। इस कार्यक्रम का जो है उद्देश्य क्या था कि सीमित समय और नियंत्रित परिस्थितियां, इसका मुख्य जो पहलू है, पक्ष है, वो सीमित समय और नियंत्रित परिस्थितियां, और उन परिस्थितियों में सीमित समय में शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराना और उन छात्राध्यापकों को एक अच्छे कुशल अध्यापक बनाने की दिशा में प्रशिक्षित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो जो प्रारंभ जहां से हुआ सूक्ष्म शिक्षण, उसका परिष्कृत रूप रॉबर्ट एन बुश और प्रोफेसर A. W. D. एलन ने एक और थोड़ा परिष्कार करके उसको डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग या प्रदर्शन अध्यापन के रूप में उसको प्रस्तुत किया। इसी कड़ी में आगे जो इसका एक और जो प्रयोग हुआ, यानी कि परिष्कृत प्रयोग, तो इस अध्यापन अभ्यास में, यानी कि जो डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग इन्होंने बनाई, उस अभ्यास में क्या किया जाता था कि शिक्षार्थियों को यानी छात्राध्यापकों को 5 या 6 छात्रों को पढ़ाने का कार्य सौंपा जाता था, और वो जो छात्र होते थे कक्षा में, जो छोटी कक्षा बनाई गई है, जो वास्तविक कक्षा नहीं है, लेकिन वास्तविक कक्षा जैसा उसमें एहसास हो, उसमें जो है भाव आए, इसलिए उनको छात्रों को विभिन्न भूमिकाएं दे दी जाती थी, जिसका वो अभिनय पूर्वक वो भूमिकाएं अदा करते थे। जैसे एक छात्र को उसमें स्लो लर्नर बना दिया गया, कमजोर विद्यार्थी के रूप में, दूसरे को ध्यान मग्न बालक में, वो अपने में ही जो है मगन है, और तीसरे को मेधावी छात्र की भूमिका दी जाती थी। और ऐसे मेधावी छात्र जो हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपना जो है हाथ उठा देते थे, उत्तर देने का प्रयास करते थे, चाहे वो उत्तर सही हो या गलत हो, और बाकी जो छात्र होते थे वो साधारण छात्र के रूप में उसमें भूमिका अदा करते थे। लेकिन कृत्रिम परिस्थितियां होने के बावजूद भी वास्तविक कक्षा जैसी समस्याएं इसमें आती थी, और अपेक्षित जो शिक्षण परिणाम है, शिक्षण कौशल जो सिखाना है, वो प्राप्त नहीं हो पाते थे। तो अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त होना और कृत्रिम परिस्थितियों में भी वास्तविक परिस्थितियों जैसी समस्याएं उत्पन्न होना, इसका एक मुख्य कारण यह था कि प्रतिपुष्टि इसमें नहीं जोड़ा गया था तब तक। प्रतिपुष्टि को जोड़ने के लिए, ये प्रारंभिक प्रयोग है सूक्ष्म शिक्षण का, उसके बाद प्रतिपुष्टि को जोड़ने के लिए इसमें और अपेक्षित शिक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए इसमें टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप रिकॉर्डर की सुविधा जो है इसमें लाई गई, इसमें उपलब्ध कराई गई, डॉक्टर एलन के सुझावों को ध्यान में रखकर। उसके बाद छात्राध्यापक उसी प्रयोग में, जो पहले प्रयोग हुआ जिसमें प्रतिपुष्टि का अभाव था, इसमें प्रतिपुष्टि को विशेष महत्व देते हुए, यानी कि फीडबैक को महत्व देते हुए वीडियो टेप रिकॉर्डर जो है उपलब्ध कराया गया, और वो उसमें रिकॉर्ड हो जाता था, जिससे जो छात्राध्यापक हैं वो अपने शिक्षण प्रदर्शन को देखकर स्वयं मूल्यांकन कर सकें, त्रुटियों को पहचान सकें और आवश्यक सुधार कर सकें। तो क्योंकि एक छात्राध्यापक जब वास्तविक कक्षा के लिए तैयार हो रहा होता है, तो वास्तविक कक्षा में ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिसका समाधान उसको वहीं उसको स्वयं करना होता है। किंतु यदि हम पूर्वाभ्यास करें, तो पूर्वाभ्यास के माध्यम से प्रायः उन समस्याओं के समाधान में सक्षम हम हो पाते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देख सकते हैं, जो कि हम पिछले व्याख्यानों में भी हमने बात की थी, कि एक पायलट जो कि प्लेन उड़ाने जा रहा है पहली बार, या वास्तविक जब प्लेन उड़ाएगा वो, उससे पहले वो अभ्यास करता है, सिमुलेशन ड्राइविंग करता है, सिमुलेशन जो है वो पायलट सिमुलेशन प्लेन उड़ाता है, जिसमें उसको वैसा ही पूरा भाव आता है कि वो प्लेन उड़ा रहा है। लेकिन वो वास्तविक, क्योंकि वास्तविक परिस्थितियों में जो यात्री होते हैं उनकी जीवन का जो जिम्मेदारी है, जो भार है, वो उसके ऊपर होता है, जो जीवन है उनका वो उसके हाथ में है। तो इसलिए वास्तविक प्लेन उड़ाने से पूर्व वो सिमुलेशन है, वो पूर्वाभ्यास करता है, और उस पूर्वाभ्यास में वो इतना दक्ष हो जाता है, उन कौशलों में इतना दक्ष हो जाता है कि वास्तविक परिस्थितियों में यदि समस्या आए भी, तो वो उसको कथनचित वो उसको समाधान कर पाता है।
ऐसे ही शिक्षक भी कक्षा में प्रभावी शिक्षण तभी कर सकता है क्योंकि वास्तविक कक्षा की परिस्थितियों में छात्रों को, जैसे एक पायलट के लिए यात्रियों का जीवन की जिम्मेदारी है, ऐसे यहाँ पर शिक्षक के ऊपर छात्रों की जिम्मेदारी है, उनके भविष्य की जिम्मेदारी है, उनके अधिगम की जिम्मेदारी है। उनको जो सिखा रहे हैं वो सीख रहे हैं कि नहीं, उसकी जिम्मेदारी है। शिक्षण उद्देश्यों की जिम्मेदारी है। तो बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको वो निभाता है वास्तविक शिक्षण परिस्थितियों में, लेकिन उनको वो तब और अच्छे से निभा सकता है जब वो पूर्व अभ्यास करता है, और वही पूर्व अभ्यास है सूक्ष्म शिक्षण, जिसका आरंभ एक रफ उसमें हुआ, विचार के रूप में हुआ, लेकिन वो विचार परिष्कृत होते होते आज एक अत्यधिक परिष्कृत स्वरूप में आपके समक्ष है। तो ये जो सूक्ष्म शिक्षण का आरंभ है, इसमें जो सूक्ष्म शिक्षण को अत्यधिक प्रभावी बनाने और आत्म मूल्यांकन पर आधारित बनाने की जो प्रक्रिया बनी, वो फीडबैक को जोड़ने पर ये प्रारंभ हुआ। जब तक प्रतिपुष्टि नहीं जोड़ी गई, जब तक इसमें फीडबैक नहीं जोड़ा गया, तब तक यह आत्म मूल्यांकन आधारित और कौशलों को और परिष्कृत परिमार्जित करने में सक्षमता इसमें नहीं थी। किंतु उसके बाद यह शिक्षण कौशलों को और अत्यधिक परिष्कृत कर सकते थे और अधिक उसमें प्रतिपुष्टि दे सकते थे। तो इस प्रकार यह सूक्ष्म शिक्षण का एक परिष्कृत रूप प्रयोग में आया। इसके बाद जब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रयोग के पश्चात इसका प्रयोग स्टैनफोर्ड बीकन लाइट स्कूल में किया गया, और इसके पश्चात एक प्रयोग किया गया सेंट जोस राज्य विश्वविद्यालय में। किसके द्वारा? डब्ल्यू क्लेन वेस के द्वारा। उन्होंने ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम चलाया जिसमें प्राथमिक स्तर के जो छात्राध्यापक हैं उन पर एक प्रयोग किया गया। उनको दो समूहों में विभाजित किया गया। उनको दो समूहों में विभाजित करके एक पर सूक्ष्म शिक्षण की तकनीक से प्रशिक्षित किया गया, उनको प्रशिक्षण दिया गया। यानी कि प्रथम समूह को सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया और द्वितीय समूह को परंपरागत अध्ययन विधि या शिक्षण विधि के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। अब इन दोनों समूहों को इस तरीके से प्रशिक्षण देने का कारण क्या था कि वो यह देखना चाहते थे कि सूक्ष्म शिक्षण कितना प्रभावी है वास्तविक शिक्षण परिस्थितियों के लिए या शिक्षण कौशलों के विकास के लिए। तो इस अध्ययन से जब उन्होंने यह प्रयोग किया तो इस अध्ययन से जो परिणाम आए उनसे स्पष्ट हुआ, उनसे यह ज्ञात हुआ कि सूक्ष्म शिक्षण जो विधि है वो कम समय में शिक्षण कौशलों में गुणवत्ता का अधिक से अधिक प्रभावी विकास संभावित कर पाती है। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण यदि सही और परिष्कृत रूप से किया जाए, सही मार्गदर्शन में किया जाए, तो कम समय में शिक्षण कौशलों में गुणवत्ता लाई जा सकती है। शिक्षण कौशलों को और अत्यधिक परिष्कृत किया जा सकता है। शिक्षण कौशलों को छात्राध्यापकों को सिखाया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण केवल शिक्षण कौशलों को नहीं, अपितु उसमें जो शिक्षण के दौरान, वास्तविक शिक्षण के दौरान, वास्तविक शिक्षण प्रक्रिया में जो भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम सहायक शिक्षण सामग्री का जो प्रयोग करते हैं वो भी कैसे करना है वो भी हम सीख पाते हैं। किन किन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं उस शिक्षण कौशल के लिए, वो भी हम इसमें सीख पाते हैं। तो अपने पर विशिष्ट जो शिक्षण कौशल है जिसका चयन किया गया है उसको अत्यधिक प्रभावी बनाने में जो भी पक्ष शामिल होते हैं उन सभी पक्षों पर दक्षता हासिल कराना सूक्ष्म शिक्षण का जो है ये उद्देश्य है। और यह सूक्ष्म शिक्षण का एक अनुसंधान आधारित प्रयोग आप देख सकते हैं उस परिष्कृत रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया। ये सूक्ष्म शिक्षण के एक और परिष्कृत स्तर कह सकते हैं इसको हम। इसके पश्चात वैश्विक स्तर पर जो सूक्ष्म शिक्षण का जो आरंभ हुआ उसमें कुछ प्रयोगों को हमने देखा और परिष्कृत प्रयोग के रूप में भी देखा। इस तरीके से विकसित होते होते विविध शिक्षा विदों में और विविध शिक्षा संस्थानों तक ये पहुंचा। भारत में सूक्ष्म शिक्षण जो है 1967 में गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, उसमें डी तिवारी जी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया और वो
जो उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण जिसका जो परिचित कराया, वो आज के सूक्ष्म शिक्षण से थोड़ा भिन्न था। किंतु उसके तुरंत बाद उसके जो अगला स्तर है वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, नई दिल्ली, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा, चंडीगढ़, वाराणसी और देहरादून में जो प्रमुख संस्थान हैं, यानी कि वाराणसी में जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इन्होंने इस क्षेत्र में अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिया और 1970 में सूक्ष्म शिक्षण का प्रसार और तीव्र हुआ, जिसमें मद्रास में जीवी शाह ने इसे शिक्षक प्रशिक्षण में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो जो भारत में सूक्ष्म शिक्षण है वो वर्तमान जो स्वरूप हम देख रहे हैं वो परिष्कृत स्वरूप है सूक्ष्म शिक्षण का, किंतु जो प्रारंभ हुआ उसमें और कई सारे परिमार्जन, कई सारे परिष्करण, बहुत सारा कुछ विधियों को जोड़ना घटाना बहुत कुछ हुआ, जिसका परिष्कृत रूप आज हम सूक्ष्म शिक्षण के रूप में देखते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण जो भारत में है उसके 1974 में बीके पासी जी और जीवी शाह ने सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रकाशन किया, यानी कि अनुसंधान आधारित एक प्रकाशन हुआ, यानी कि हमको एक लिखित रूप में माइक्रो टीचिंग में क्या-क्या पक्ष हैं, उनके क्या-क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रयोग हो सकता है, उनका व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष इनके बारे में वो प्रकाशन हुआ और उसमें हमें बहुत सारी जानकारी इसके बारे में प्राप्त हुई। 1974 में ही सी दोसाझ और कोलकाता में भट्टाचार्य का योगदान भी इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है और इन्होंने भी सूक्ष्म शिक्षण को और परिष्कृत और विकसित करने में योगदान दिया। बीके पासी जी, ललिता और जोशी ने भी इसमें बीके पासी जी का तो नाम सूक्ष्म शिक्षण के लिए अपने आप में ही उनका नाम काफी है, सूक्ष्म शिक्षण के लिए उनके प्रयास जो है जाने जाते हैं। इसके बाद बड़ौदा में सिंह, ग्रेवाल और गुप्ता ने 1978 में इस विधा पर विशेष कार्य किया और सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों और प्रयोगों को और अत्यधिक स्पष्ट किया। तो अत्यधिक स्पष्ट करने का मतलब ये है, जब भी कोई विचार एक स्थूल रूप में जन्म लेता है, उसके पश्चात वो परिष्कृत होते होते आगे तक पहुंचता है, तो वो विचार अब परिष्कृत रूप में यहाँ तक भारत में पहुंचा है और इस परिष्कृत रूप को हम इस स्तर पर देख सकते हैं कि जो वर्तमान स्वरूप है वो परिष्कृत होते होते यहाँ तक पहुंचा है। वर्तमान में यदि हम देखें तो केवल शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि चिकित्सा के भी क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य डिसिप्लिन्स में भी माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है और तकनीकी नवाचारों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी इत्यादि नवाचारों के माध्यम से, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से बहुत सारे अनुसंधान ऐसे वर्तमान में हो रहे हैं कि उनको जो आभासीय जो यथार्थ है उसके माध्यम से, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास कराया जा रहा है। तो प्रत्येक विचार परिष्कृत होते होते एक नवाचारों के साथ आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार भारत में भी सूक्ष्म शिक्षण आगे बढ़ता रहा। फिर 1978 में इंदौर विश्वविद्यालय ने सूक्ष्म शिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया और इस परियोजना में उनका सहयोग एनसीईआरटी नई दिल्ली ने किया, जिसमें इस परियोजना में विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षकों को शामिल किया गया। और इसके बाद क्योंकि ये परियोजना में शिक्षक प्रशिक्षकों को शामिल करने का तात्पर्य यह है कि जब सूक्ष्म शिक्षण है तो प्रशिक्षक भी चाहिए, क्योंकि उसका अभ्यास कराना प्रशिक्षक के हाथ में है और वो प्रशिक्षक को प्रशिक्षण देना जो है वो अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि प्रशिक्षक ही उसको शिक्षण कौशलों में सुधार करने हेतु उसको सुझाव देते हैं एक निरीक्षक के रूप में। इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में निरंतर शोध कार्य और विकास होते गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, वर्तमान में यदि हम देखें तो सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जो जहां भी शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां पर सूक्ष्म शिक्षण को महत्वपूर्ण अंग के रूप में अपनाया गया है। और जब हम इंटर्नशिप के लिए वर्तमान में जो 2 साल का जो बीएड कोर्स चल रहा है,
उसमें जब इंटर्नशिप के लिए 3 से 4 महीने की इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो उसमें उससे पूर्व सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास कराना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो 3-4 महीने के लिए हम वास्तविक शिक्षण परिस्थितियों में जाते हैं। भले ही वो भी हमारा अभ्यास ही है, लेकिन अब वो इंटर्नशिप के फॉर्म में है, तो हम वास्तविक शिक्षण में वहाँ पर छात्रों को उनके पाठ्यक्रम, उनकी पाठ्यवस्तु, उनके कालांश, उनकी समय सारिणी के अनुसार पढ़ाते हैं। इसलिए हमें वहाँ के जो सूक्ष्म शिक्षण वहाँ के वास्तविक शिक्षण हेतु जिन कौशलों की आवश्यकता है, वो हम पूर्व अभ्यास सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से करते हैं। तो इस प्रकार भारत में सूक्ष्म शिक्षण का विस्तार निरंतर हुआ, परिष्कृत और नवाचारों के साथ ये आगे बढ़ा। तो इस व्याख्यान में हमने मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर चर्चा की। सूक्ष्म शिक्षण का आरंभ, यानी कि वैश्विक स्तर पे सबसे पहले कहाँ से आरंभ होकर कैसे परिष्कृत होते हुए वो विकसित हुआ, और भारत में सूक्ष्म शिक्षण कैसे प्रारंभ हुआ और कैसे विकसित हुआ, ये हमने आज चर्चा की। और ये इतिहास और विकास इस व्याख्यान के माध्यम से हमने जाना। इसमें सूक्ष्म शिक्षण के विषय में और अत्यधिक जाना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे अनुसंधान वर्तमान में भी चल रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, वर्चुअल रियलिटी इत्यादि के माध्यम से भी सूक्ष्म शिक्षण को कराया जा सकता है, क्योंकि उसमें फिर हमें इन विद्यार्थियों की, जो हमारे पीयर होते हैं, जो हमारे सहपाठी होते हैं, उनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। हम एक आभासी कक्षा को बनाकर उसमें उसमें जो है वास्तविक शिक्षण परिस्थितियों जैसा आभास दे सकते हैं, एहसास दे सकते हैं। धन्यवाद। स्वाध्यायात् मा प्रमदः। स्वाध्याय से प्रमाद ना करें। थैंक यू सर।